प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर और इसके अंतर्गत राजस्थान भूगोल की हम बात कर रहे थे। और हमारा जो टॉपिक था वो था शक्ति ऊर्जा संसाधन का। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत हमने बात की थी सौर ऊर्जा से संबंधित और पवन ऊर्जा से संबंधित। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरा जो ऊर्जा स्रोत है वो है बायोगैस। बायोगैस ऊर्जा। देखिए, बायोगैस ऊर्जा की बात करेंगे तो बायोगैस ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है। जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं के अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थों को वायु रहित अवस्था में, वायु रहित अवस्था में क्या किया जाता है, अपघटित किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वो कौन सी होती है? बायोगैस ऊर्जा होती है। देखिए, इसमें किन तत्वों को सम्मिलित किया गया है कि जो जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतुओं का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उस अपशिष्ट पदार्थ को एक इस प्रकार से भट्टी में डाल दिया जाता है। डालने के बाद में उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है जिससे वायु प्रवेश नहीं कर सके। तो वायु रहित अवस्था में उसको क्या किया जाता है? गलाया जाता है, अपघटित किया जाता है। और अपघटित करने के बाद में उससे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। और वो ऊर्जा फिर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? विद्युत में कन्वर्ट कर ली जाती है। तो इस प्रकार की ऊर्जा ये क्या कहलाती है? बायोगैस ऊर्जा कहलाती है। और इससे क्या है, ये जब ऊर्जा अपघटित होता है ना, ये सिस्टम, उससे एक गैस प्राप्त होती है, ज्वलनशील गैस। उस ज्वलनशील गैस के द्वारा वो गैस किस में परिवर्तित हो जाती है? विद्युत में परिवर्तित हो जाती है। और केंद्र सरकार ने, देखिए, जो ऊर्जा है, ऊर्जा के स्रोतों की कमी को कम करने के लिए, जो कमी हमें स्पष्ट हो रही है ऊर्जा की, उसको कम करने के लिए केंद्र सरकार ने गैर परंपरागत स्रोतों को महत्व ज्यादा दिया है। और सर्वप्रथम जो हम बात करते हैं 1980 और 81, इसी समय केंद्र सरकार ने क्या किया था? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बायोगैस विकास, राष्ट्रीय बायोगैस राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने सर्वप्रथम 1980 और 81 की बात करेंगे। लेकिन राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वप्रथम, बायोगैस ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? याद रखना, उदयपुर में। पहला जो बायोगैस ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया? उदयपुर में। जैसे हमने बात की सौर ऊर्जा प्लांट की, कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर में, बड़ला नामक स्थान पर। फिर अमर सागर के अंतर्गत जो पवन ऊर्जा संयंत्र है उसकी बात की। और बायोगैस ऊर्जा की बात करते हैं तो वो संयंत्र सर्वप्रथम उदयपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो संयंत्र लगाया गया है, इस संयंत्र से वर्तमान में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 50 मेगावाट, लगभग 50 मेगावाट बायोगैस ऊर्जा
प्राप्त की जाती है। और राजस्थान सरकार इन संयंत्रों को क्या है, स्थापित करने के लिए, ये देखिए धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों की बात करेंगे, अन्य क्षेत्रों में भी इसका धीरे धीरे क्या हुआ, फिर विकास हुआ और ये संयंत्र लगाने शुरू हो गए। और ये इस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया है, जो सब्सिडी होती है, इन पर जो डिस्काउंट का जो सिस्टम है, सब्सिडी जिसको बोला जाता है, वो सब्सिडी देनी शुरू कर दी है, ताकि इसका जो विकास है वो ज़्यादा हो सके और भविष्य में कई क्षेत्र जो ऊर्जा के संकट में है वो संकट से क्या हो जाए, उबर जाए, वो संकट से न जूझे। इस प्रकार बायोगैस ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। तो ये भी एक क्या है, गैर परंपरागत स्रोतों में सम्मिलित है, जिसका हमने अध्ययन किया है। फिर एक और आता है, दूसरा ऊर्जा का स्रोत है एक बायोमास ऊर्जा। देखिए इसके अंतर्गत वन तथा कृषि उद्योग के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कृषि, वन तथा उद्योगों के जो अपशिष्ट पदार्थ होती हैं, उन पदार्थों को क्या किया जाता है, अपघटित किया जाता है। और इनसे जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो ऊर्जा कौन सी कहलाती है, बायोमास ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए बायोमास और बायोगैस दोनों अलग अलग तथ्य हैं। इसके अंतर्गत तो हम क्या कर रहे थे, जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ को सम्मिलित कर रहे थे, लेकिन इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वन, कृषि तथा उद्योग से संबंधित जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को अपघटित करते हैं और इससे जब ऊर्जा बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास ऊर्जा बोलते हैं। अब देखिए ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थों की बात करेंगे, जैसे सरसों है, सरसों की बात की जाए, सरसों की जो फसल है तो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, या हम कहते हैं सरसों की जो तूड़ी होती है, शेष जो भाग होता है वो काम में लिया जाता है। फिर चावल का जो, चावल निकालने के बाद में जो चावल का जो अपशिष्ट भाग होता है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। वनों के अंतर्गत जैसे बबूल की बात करेंगे, बबूल वृक्ष का जो डंठल होता है, उस डंठल की बात करते हैं। तो ये जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन पदार्थों का क्या किया जाता है, अपघटन किया जाता है और इससे गैस का निर्माण होता है और उससे फिर क्या है, विद्युत का निर्माण किया जाता है। राजस्थान के अंतर्गत देखेंगे, राजस्थान में प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया, पदमपुरा। और ये पदमपुरा कहां है, श्री गंगानगर में प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था, बायोमास ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है बायोमास ऊर्जा, किसे कहते हैं, किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है और प्रथम संयंत्र राजस्थान में कहाँ लगा था। इस प्रकार से हमने 4 जो कारक हैं उन कारकों की बात कर ली है। आगे देखिए अगला कारक और आता है एक,
भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या होता है, देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग में तापमान क्या है, अधिक पाया जाता है। 32 मीटर की गहराई पे जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ताप है, उस ताप को क्या कर लिया जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और ये जो पृथ्वी की गहराई में देखिए भूतापीय, मतलब पृथ्वी का जो ताप है, उस ताप के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसी को तो हम किस में काउंट कर रहे हैं, भूतापीय में कर रहे हैं। तो ये कन्वर्ट कहाँ हो जाती है, विद्युत में कन्वर्ट हो जाती है। इसी ऊर्जा को हम क्या नाम देते हैं, भूतापीय ऊर्जा देते हैं। और राजस्थान के अंतर्गत जो भूतापीय ऊर्जा से संबंधित जो क्षेत्र माना गया है कि जहाँ पर उत्तम संभावना पाई जाती है भूतापीय ऊर्जा की, वो क्षेत्र है आबू, जो पर्वतीय क्षेत्र है, सिरोही का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज्यादा संभावना है भूतापीय ऊर्जा की। तो ये लगभग हमने 5 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात की। सर्वप्रथम हमने बात की थी सौर ऊर्जा की, फिर पवन ऊर्जा की, फिर बायोगैस, फिर बायोमास और लास्ट में ये भूतापीय ऊर्जा। तो इस प्रकार से हमने जो अध्ययन किया है वो शक्ति व ऊर्जा के संसाधनों की किया है। परंपरागत रूप में भी देख लिया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, और गैर परंपरागत जितने भी स्रोत हैं उनके बारे में भी देख लिया। तो आपके सामने अगर कोई विस्तृत क्वेश्चन आता है तो आप ये जितना भी फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है जो मैंने समझाया आपको, ये पूरा का पूरा विस्तृत रूप से उस क्वेश्चन के आंसर में डालोगे। और एक जो मानचित्र है वो बिल्कुल आवश्यक है, मानचित्र को भी डालोगे, एक टेबल को भी डालोगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्रदर्शित करोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक संसाधन और की बात करते हैं हम। ये तो शक्ति व ऊर्जा का संसाधन था। अब एक खनिज संसाधन की हम बात करते हैं। खनिज संसाधन, संसाधन से हम पहले से ही परिचित हैं कि एक ऐसी वस्तु, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु हो जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, संसाधन है। लेकिन खनिज के अंतर्गत क्या, खनिज किसे कहते हैं, देखिए पृथ्वी से खनन क्रिया के माध्यम से निकाला गया पदार्थ जिसकी भौतिक व रासायनिक संरचना होती है, क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। पृथ्वी से हम खनन क्रिया के द्वारा कोई पदार्थ निकालते हैं और उसकी कोई न कोई भौतिक व रासायनिक संरचना प्राप्त होती है उस पदार्थ की, तो उस पदार्थ को किस में सम्मिलित करेंगे, खनिज में सम्मिलित करेंगे। अब देखिए खनन क्रिया, खनन क्रिया क्या होती है, खनन किसे कहते हैं, पृथ्वी की गहराई से खोदकर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, पृथ्वी को खोदकर जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खनन क्रिया बोलते हैं। खोदकर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है।
तो ये जो खनिज है इसकी एक भौतिक एवं रासायनिक संरचना हमें स्पष्ट होती है, जिसके कारण हम उस पदार्थ को खनिज में सम्मिलित करते हैं। अब देखिए राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में ये जो खनिज है, ये खनिज क्या कार्य करता है? देखिए, विभिन्न प्रकार की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हैं, ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हैं, वो क्रियाएं किस में सम्मिलित होगी? आर्थिक क्रियाएं प्लस उद्योग। तो राजस्थान में खनिज विभिन्न आर्थिक क्रियाएं और उद्योगों को आधार प्रदान करने में सक्षम हैं। ये जितने भी आर्थिक क्रियाएं, जैसे व्यापार की बात करेंगे, परिवहन की बात करेंगे, तो उनमें किस प्रकार के तत्वों को सम्मिलित किया गया है? अरे खनिजों को ही सम्मिलित किया गया है। कोई न कोई वस्तु बनती है, कोई न कोई धातु बनती है, तो उसमें खनिज सम्मिलित होता है। तो वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं प्लस में उद्योगों को क्या कर रहा है? एक आधार प्रदान कर रहा है। इसलिए राजस्थान को क्या माना गया है? खनिज भंडारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। किसको? राजस्थान को। क्योंकि सर्वाधिक आधार कहाँ स्पष्ट हो रहा है आर्थिक क्रियाओं उद्योगों का? राजस्थान में स्पष्ट हो रहा है। ठीक है। खनिज भंडारों के अंतर्गत देखिए, जो भिन्नता की दृष्टि देखी जाए, खनिज जो संपदा प्राप्त होती है राजस्थान में, तो राजस्थान के अंतर्गत भिन्नता स्पष्ट होती है। सिर्फ एक ही प्रकार का खनिज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज निकलते हैं। कुल खनिज 67 प्रकार के पाए गए, छोटे बड़े मिलाकर, जिसमें से हम बात करेंगे जो बड़े खनिज हैं, वो बड़े खनिज 44 बड़े खनिज प्राप्त हुए हैं राजस्थान से, और 23 जो खनिज हैं वो छोटे प्रकार के खनिज हैं। तो 67 प्रकार के राजस्थान में खनिज पाए गए हैं, जिसमें 40 बड़े प्रकार के और 23 छोटे प्रकार के। इस आधार पर खनिजों में बहुत विविधता स्पष्ट होती है, अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण राजस्थान को, और ये समृद्ध भी है भंडार की दृष्टि से, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है अजायब घर? राजस्थान को। क्यों कहा जाता है? एक तो भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फिर जो अलग अलग प्रकार की भिन्नता स्पष्ट हो रही है खनिजों की, बहुत सारे खनिज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण क्या है? खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। अब राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं? देखिए, एक तो जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। दूसरा जो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहाँ भी खनिज पाए जाते हैं। यहाँ धातु से संबंधित ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। वहीं हम बात करेंगे जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, ये भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है। और विकसित किस कैटेगरी में हो रहा है? हमने ऊर्जा संसाधनों में बात की थी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे जो जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं ये प्राप्त हो रहे हैं। साथ साथ में हम बात कर रहे हैं जिप्सम, संगमरमर, फेल्सपार, ये खनिज सारे के सारे कहाँ मिल रहे हैं? इसी मरुस्थलीय भाग में प्राप्त हो रहे हैं। तो मरुस्थलीय भाग भी धीरे धीरे क्या है? खनिजों की दृष्टि से ज्यादा विकसित हो रहा है। अब खनिजों में इस प्रकार से जो भिन्नता स्पष्ट हुई है कि यहाँ धातु प्राप्त हो रही हैं और यहाँ धातु अंश नहीं है, बल्कि चूना पत्थर, जैसे हम बात करेंगे मुलायम जो खनिज हैं उसकी बात करते हैं, उनके अंशों की बात करते हैं। तो ये जो भिन्नता स्पष्ट हो रही है, इसी भिन्नता के कारण हमें दो प्रकार के खनिजों का अध्ययन करना है। एक तो होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। उनमें क्या चीज होती है, कौन कौन से खनिज होते हैं, इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।